हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को अगर आपको सीखना है, इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है, समझना है पूरा वन शॉट में, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हमारे घर में जो भी है, फैन है, लाइट है ना, या फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या लाइट्स हैं, छोटे छोटे बल्ब्स हो गए, इन सबको जो है अगर हमें ऑपरेट करना है, चलाना है, तो हमें जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है ना। मीन्स हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिना जो है हम ये सारे काम नहीं कर सकते, है ना। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट में, कार हो गया, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, या बस हो गया, इन सब को भी चलाने के लिए जो है कहीं न कहीं जो हम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। वही अलग बात है कि हम पेट्रोल का भी इस्तेमाल करते हैं, बट आज के मॉडर्न टाइम में जो है हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट जो है पॉल्यूशन को जो है कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का आप देख रहे हो कि ट्रांसपोर्ट में भी यूज हो रहा है ना। और आप देख सकते हो कि जो फैक्ट्री में जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, उनको भी ऑपरेट करने के लिए जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की ही जरूरत होती है ना। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे मॉडर्न लाइफ में, जो है मॉडर्न टाइम में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है ना। मतलब हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिना जो है हम अपने मॉडर्न लाइफ को, मॉडर्न टाइम को जो है इमेजिन ही नहीं कर सकते। मीन्स मतलब जितना भी चीज़ें हो रहा है हमारे अराउंड, वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही कहीं ना कहीं हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ मॉडर्न टाइम, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे होम्स में, इंडस्ट्री में एंड ट्रांसपोर्ट में जो है यूज होता है ना। देखिए, ट्रांसपोर्ट में जो बड़े बड़े मशीन्स को चलाने के लिए यूज किया जाता है, कार, स्कूटर, बाइक, इन सब को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। हमारे ये हो गया फैन, टीवी, है ना। ये हो गया ट्यूबलाइट्स, है ना। ये हो गया फ्रिज, वॉशिंग मशीन। और यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे डेकोरेटिव लाइट्स को चलाने के लिए भी जो है हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही जो है हम समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले जो है आप इस चीज को समझिए कि देखिए, जब भी हम कॉम्ब को जो है अपने हेयर से रब करते हैं, मतलब रगड़ते हैं, और उसके बाद जो है हम छोटे छोटे पेपर्स के सामने जो है हम इसको, इस कॉम्ब को अगर लाते हैं, तो क्या होता है कि कॉम्ब जो है इस पेपर को जो है अट्रैक्ट करने लगते हैं। मीन्स पीसेस ऑफ पेपर को जो है अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी ओर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कॉम्ब को जो है अपने हेयर्स से रब करते हैं, मतलब रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि इन कॉम्ब में जो है, इन कंघियों में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है ना। जिसके कारण क्या होता है कि ये जो चार्जेस होते हैं कॉम्ब पर, वो इन पेपर को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं, अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिसके कारण जो है क्या होता है कि ये जो पीसेज ऑफ पेपर जो होते हैं वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और ये अट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि जो है जो चार्ज होते हैं वो इन पीसेस पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना चालू कर देते हैं। इस वजह से जो ये अट्रैक्ट करते हैं, और कॉम्ब जो है पेपर से जो है अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, है ना। तो ये हो गया एक केस। और एक केस यहाँ पर देखिए कि जब भी हम ग्लास रोड को जो है सिल्क के कपड़े से जो है रब करते हैं, रगड़ते हैं उसको, तो क्या होता है कि ये जो ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड जो है इस पेपर को जो है, ये पेपर को भी जो है अट्रैक्ट करने लगता है। मतलब ये ग्लास रोड भी जो है छोटे छोटे पेपर्स को जो है अट्रैक्ट करने लगता है, जब हम सिल्क के कपड़े से जो है इसको हम रब करते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली यही फिनोमेना होता है कि जब हम ग्लास रोड को जो है इस सिल्क के कपड़े से जो है हम रब करते हैं, तो इस रॉड के ऊपर जो है चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, मतलब चार्ज जो है प्रोड्यूस होने लगते हैं, इनके ऊपर जो है चार्ज बनने लगते हैं, है ना। ये चार्ज ही जो है इन छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने लगते हैं, जिसके कारण जो है ये अट्रैक्ट करते हैं छोटे छोटे पेपर्स को। ठीक है। तो ये हो गया चार्ज के बारे में। ठीक है। आगे देखते हैं कि चार्जेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। हमारे नेचर में जो है दो ही तरीके के चार्ज पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। एंड अगर हम अपोजिट चार्जेस की बात करें, मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो अगर इनको जो एक साथ अगर लाया जाए, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ जो है आने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए, अपोजिट चार्जेस मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
एंड सिमिलर चार्ज मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मीन्स एक दूसरे से जो है दूर जाने की कोशिश करते हैं जब इनको जो है पास लाया जाता है ना। तो ये हो गया चार्जेस के बारे में। और चार्जेस की भी जो है यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं कूलम। जैसे कि आप किसी कपड़े को अगर मेजर करते हो तो उसको मीटर में मेजर करते हो, है ना। अगर आप दूध को अगर कहीं से लाते हो तो उसको लीटर्स में लाते हो, है ना। तो वो एक यूनिट बनाया गया है ना, उसी तरीके से जो है चार्ज को भी मेजर करने के लिए जो है एक यूनिट बनाया गया है जिसे हम कहते हैं कूलम, है ना। एंड इसको जो है सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से जो है हम कूलम को जो है सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चार्जेस के बारे में। आगे देखते हैं, देखिए हमने जो है नाइन्थ क्लास में जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, वहां पर हमने सीखा था कि हमारे एटम के सेंटर पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते थे न्यूक्लियस, है ना। एंड न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं, है ना, रिवॉल्व करते रहते हैं। और इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, है ना। और न्यूक्लियस के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, मीन्स प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना। वहां पर भी हमने सीखा था, देखिए चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो माइनस चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। कूलम क्या है, कूलम इज ए यूनिट ऑफ ए चार्ज, है ना। तो ये हो गया कूलम। एंड प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है इतना ही होता है बट पॉजिटिव में होता है, देखिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये पता करूं कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कैसे हम पता करें, है ना। देखिए अगर मुझे एक कूलम निकालना है तो अगर मैं इसको जो है इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं, मतलब ये अभी मल्टीप्लाई में है, इसको अगर इधर कर दूं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखिए ये जो 10⁻19 है, अगर ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाएगा तो ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हमने छोटी क्लासेस में सीख रखा है। तो ये देखिए 10⁻19 हो गया। अब देखिए अब ये जो 10⁻19 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 10⁻18 इंटू 10 करोगे तो यही चीज़ हमें मिल जाएगा वापस, है ना। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए अगर मैं 10 को जो है 1.6 से डिवाइड कर दूं तो ये कुछ ना कुछ इतना बन जाता है 6.25। एंड ये जो है वैसा का वैसा लिख दिया मैंने 10⁻18। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि एक कूलम में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कितने हुए, 1.6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख रहे हो कि एक कूलम में जो इतने सारे, ये बहुत ही बड़ा यूनिट है ना। ये बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, 6.25 इंटू 10⁻18 मीन्स 6.25 के आगे जो 18 जीरो, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर हो गया ये। तो एक कूलम में जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अगर आप मिलाओगे तब जाके जो है एक कूलम का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो कूलम है वो बहुत ही बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, है ना। यहाँ से आपको पता भी चल रहा है कि कूलम जो है इज ए वेरी बिग यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, उसकी यूनिट के बारे में, कि कूलम जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है चार्ज का। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, कंडक्टर्स किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। कंडक्टर उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं, है ना। मीन्स जिनसे जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसे हम कहते हैं कंडक्टर। देखिए मैंने लिखा भी वही है कि दोज सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। अब देखिए कंडक्टर से जो है इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होता है, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फ्लो होता है क्योंकि इनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है कॉपर वायर मैंने यहाँ पर लिया है, ये कॉपर वायर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आपने जो है आपके सभी के घरों में जो है जो जितनी वायरिंग की जाती है वो कॉपर वायर से ही किया जाता है, मीन्स कॉपर वायर जो है इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ऐसा क्यों है कि कॉपर वायर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए करता है क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इस वजह से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। अब बात आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मीन्स ऐसे
सब्सटेंस जिनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। जैसे कि लकड़ी, आपने कभी लकड़ी से जो है बल्ब जलते हुए देखा है क्या? या कभी आपने देखा है कि किसी के घर में जो है वायरिंग जो है लकड़ी से किया हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लकड़ी जो होता है वो इंसुलेटर होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो सकता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन लकड़ियों के पास जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए जो है इन्हें इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। या दूसरे टर्म्स में अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करें तो हम बोलेंगे ऐसे सब्सटेंस जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। इंसुलेटर्स किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको जरा समझिए। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स एक कूलम चार्ज, एक कूलम पॉजिटिव चार्ज मेरे पास रखा हुआ बहुत दूर। ठीक है, और इधर जो है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट पर लाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से मैं लाया हूँ किसी ए पॉइंट पर, तो जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब बात आता है कि हमें वर्क डन क्यों करना पड़ेगा। तो देखिए वर्क डन हमें क्यों करना पड़ेगा, देखिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है एंड ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, है ना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है एंड ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ, है ना? एंड हम इसको डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं? इधर की तरफ, है ना? तो आप देख रहे हो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को जो है इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? चार्ज एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगा, है ना? और उसी को हम कहते हैं, ये जो जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पोजीशन पर, किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हो रहा है ना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो हमें इस चार्ज को जो है इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने में किसी प्रकार का वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा, और वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल भी किसी प्रकार का नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल इस वजह क्यों आ रहा है? इस चार्ज की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही जो है इसे वर्क डन करना पड़ रहा है, और इसी वर्क डन को जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जरा हम पढ़ भी लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से डिफाइंड है, देखिए वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इन्फिनिटी से टू डेट पॉइंट, किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी चार्ज को ए पॉइंट से, देखिए चार्ज अभी इन्फिनिटी पर नहीं है, चार्ज ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, वही कह रहा है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है अब फॉर्मूला बनाने वाले हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स एक चार्जेस को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। जितना चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कर रहे हैं उसमें जो वर्क डन मुझे लगेगा वही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वेर डब्ल्यू क्या है? वर्क डन,
वर्क डन बाय द चार्ज, ये Q क्या है, Q मतलब चार्ज है, एंड V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हम किसे कहेंगे, देखिए अगर मुझे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में अगर मुझे 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है तो इसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कहलाएगा, कब कहलाएगा, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर मुझे 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, एंड वोल्ट को जो है हम मेजर करते हैं किस डिवाइस से, वोल्ट मीटर। ये देखिए, ये होता है हमारा वोल्ट मीटर, जो कि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस को जो है मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर V लिखा भी है, V स्टैंड फॉर वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए 2 कूलम चार्ज। 2 कूलम चार्ज को जो है 118 वोल्टेज से 128 वोल्टेज पर ले जाने के लिए 2 कूलम चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को आप बताइए। जैसा कि मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, वेयर V इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, W इज ए वर्क डन बाय द चार्ज अपॉन में अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना आप चार्ज को मूव करा रहे हैं, है ना। अब देखिए कितने चार्ज को ये मूव करा रहा है, 2 कूलम चार्ज को मूव करा रहा है। कहाँ से कहाँ करवा रहा है, देखिए ये पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो 118 वोल्ट है, एंड बी पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो 128 वोल्ट है। ठीक है, अब ये 118 से 128 वोल्ट पर आया है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, मतलब पोटेंशियल का कितना डिफरेंस हुआ, 10 का वो डिफरेंस हुआ। देखिए 118 है एंड 128 है, तो 128 माइनस 18 कितना हुआ, 10 वोल्ट। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट। ये जो V लिखा हुआ था ये पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, एंड कितने चार्ज को मूव कराया गया, 2 कूलम चार्ज को मूव कराया गया। तो बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए, V की जगह 10 रख दीजिए एंड Q की जगह 2 रख दीजिए। तो W बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 10 इंटू टू कितना हो गया, 20। तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 20 जूल का मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगर मुझे 2 कूलम चार्ज को जो है 118 पोटेंशियल जो है 128 पोटेंशियल पर लेकर जाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 20 जूल। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो है आपको हैंडल करने के लिए जो है ये फॉर्मूले का जो है इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम इस चैप्टर में इसी का हम इंतजार कर रहे थे, करंट के बारे में पढ़ने के लिए, है ना। तो चलिए करंट को जरा देखते हैं क्या होता है। करंट का मतलब होता है, देखिए करंट का सिंपल सा मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। अगर चार्ज फ्लो करेगा किसी भी मटेरियल में तभी जो है करंट पॉसिबल है, वरना जो है करंट पॉसिबल नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट टाइम, है ना। मतलब पर यूनिट टाइम जो है कितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी बना दिया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मीन्स क्यू क्या है, क्यू हमारा जो है चार्ज हो गया एंड टी जो है टाइम हो गया। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर से जो है चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट बनेगा ना। तो इस कंडक्टर में जितना चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। या दूसरे टर्म्स में बोले कि जितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एंड यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला क्या हो गया करंट का, करंट बराबर होता है Q अपॉन टी, वेयर Q इज ए चार्ज एंड T इज ए टाइम। ठीक है, एंड करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, जैसे कि अभी हमने पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस का हमने यूनिट देखा वोल्ट, उसी तरीके से जो है करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, एंड इसको जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ करंट को जो है हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए स्टैंड फॉर एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, डिफाइंड 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहेंगे, देखिए
अगर मान लीजिए कि मेरा जो है एक कंडक्टर है ना, एंड इस कंडक्टर से जो है एक कूलम चार्ज जो है फ्लो होता है इन 1 सेकेंड। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में अगर एक कूलम चार्ज फ्लो होता है तो जो करंट बनेगा उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एक कूलम अगर फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा? 1 एम्पियर फ्लो होगा। तो इस तरीके से जो है हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है कुछ दूसरा स्मॉल यूनिट भी यूज करते हैं एम्पियर का। देखिए, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, 10⁻³ का मतलब होता है 1/1000, मतलब एक को जो है 1000 से जो डिवाइड करते हैं उतने के बराबर होता है 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, अब क्या है? 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है? 10⁻16, सॉरी 6, 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है? मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, एंड 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम वोल्ट को जो है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हम वोल्ट मीटर से हम मेजर कर रहे थे, उसी तरीके से जो है हम करंट को जो है हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसका नाम है एमीटर। ठीक है, देखिए एमीटर वोल्ट मीटर दोनों सेम जैसे लगते हैं, बट उनके डिवाइस के ऊपर जो है ए एंड वी लिखा हुआ रहता है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि कौन एमीटर है एंड कौन वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके का डिवाइस होता है जिसके थ्रू जो है हम किसी भी सर्किट में जो है करंट को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया करंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, अब मान लीजिए कि किसी करंट जो है किसी सर्किट में जो है फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है किसी सर्किट में जो है फ्लो हो रहा है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना? तो देखिए, जब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इन्वेंट हो रहा था बहुत साल पहले, तो उस टाइम पर क्या था? सिर्फ दो ही प्रकार के चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्ज थे एंड नेगेटिव चार्ज थे। ठीक है, बट उस टाइम पर जो है किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हुआ था? डिस्कवर नहीं हुआ था। तो पर प्रोटॉन जो है डिस्कवर हुए थे। तो ऐसा माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वही जो है करंट का डायरेक्शन होता है, ऐसा माना गया। ठीक है, कि जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है वही करंट का डायरेक्शन होता है ना? मीन्स पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, बट जब आगे स्टडीज चलती रही तो उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो है डिस्कवर हो गया। तो वहां से पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो करंट के जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मीन्स देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तो जो करंट फॉर्म होता है सर्किट में वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फॉर्म होता है। मीन्स अगर करंट जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ मूव करते हैं, तो जो करंट बनेगा सर्किट में वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है हम डायरेक्शन को जो है हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, फिर पढ़ के भी समझ लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड ए लॉन्ग टाइम बैक, बहुत साल पहले जब इन्वेंट हुआ था, तो इट वाज नोन, ऐसा माना जाता था कि देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, बट द इलेक्ट्रॉन हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, तो ऐसा माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वही जो है करंट का डायरेक्शन होता है ना? वो जो टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, वही जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो है डायरेक्शन होता है। बट एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से जो है पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ फ्लो करते हैं, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। मतलब देखिए, यही चीज हमें बताया कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ फ्लो करते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया करंट के डायरेक्शन के बारे में। फिर से समझ लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होता है। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है
वही डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। या हम दूसरे टर्म्स में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कि करंट जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर्स में किस तरीके से फ्लो करते हैं। देखिए, जब हम जो है इस कंडक्टर को जो है बैटरी के साथ नहीं जोड़ते तब क्या होता है कि जो इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, मतलब किधर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। बट जैसे ही हम इनको जो है बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो होते हैं अलाइन हो जाते हैं, मतलब एक डायरेक्शन की तरफ जो है फ्लो करना चालू कर देते हैं। ठीक है, बट ये एक डायरेक्शन की तरफ फ्लो क्यों करने लग जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि बैटरी जो होता है इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो है एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने लग जाते हैं। ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही जो है ये एक डायरेक्शन में जो है मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म हो जाता है वायर में, है ना। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर्स में फ्लो करते हैं। ठीक है, देखिए, व्हेन मेटल वायर हैज नॉट बी कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक बैटरी और सेल, जब बैटरी या सेल से जब हम नहीं जोड़े हुए रहते हैं कंडक्टर्स को तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके अंदर वो मूव करते हैं रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में। बट जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी जो है जैसे ही हम बैटरी जो है कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि इनके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करना चालू कर देता है। बैटरी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना चालू कर देता है, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, है ना। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, है ना। हम जो है आगे सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर जो है अलग अलग बैटरीज, है ना, बैटरीज, स्विच, वोल्टेज, है ना, एमीटर, इन सब को जो है हम देखने वाले हैं। तो उन सबको जब हम कनेक्ट करेंगे तो उन सर्किट पर जब हम अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर जो हमें पता भी तो होना चाहिए कि हमें वोल्टेज के लिए क्या सिंबल लगाना है ना, बैटरी के लिए क्या सिंबल लगाना है, या किसी वायर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में। तो उसके लिए जो है हमने जो है सिंबल बना रखा है। जैसे कि अगर हमें किसी सर्किट डायग्राम में अगर बैटरी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को कुछ सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अगर वायर को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस हो गया ये, उसी तरीके से ये एमीटर हो गया जिससे हम करंट मेजर करते हैं सर्किट में, वोल्ट मीटर जिससे हम किसी भी सर्किट के दो पॉइंट के बीच जो है वोल्टेज को जो है हम मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर हम डिवाइस होता है जिससे जो है हम किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है। स्विच, ओपन स्विच को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, एंड क्लोज स्विच को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड बल्ब को जो है देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ सिंबल्स जो हमें ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, सर्किट डायग्राम। जैसे कि अभी अभी हमने सीखा ना कि सर्किट डायग्राम के लिए जो है हमें सिंबल से पढ़ने होंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, है ना। तो देख लेते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट जो होते हैं आपस में जो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ सिंबल, सिंबल्स की हेल्प से। देखिए, बल्ब को बल्ब हो गया, यहाँ पर एमीटर हो गया, यहाँ पर की हो गया, स्विच हो गया, एंड यहाँ पर बैटरी हो गया। आप देख सकते हो ये सभी जो है आपस में जो है कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू जो है जुड़े हुए हैं। तो सर्किट डायग्राम क्या हुआ, सर्किट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम जिसमें जो है अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में जो है जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो इसी को हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। ए डायग्राम showing the arrangement of various component in an electric circuit with the help of their symbols are called electric circuit diagram। ठीक है, तो ये हो गया सर्किट डायग्राम के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, ओम्स लो। ओम्स लो क्या कहता है कि अगर किसी, ये मान लीजिए कि हमारे पास कंडक्टर है
और इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो जो और अगर मैंने इसमें जो है करंट, अगर मैंने बार बार इसको जो है करंट जो है बढ़ाना चालू किया इस कंडक्टर के थ्रू, तो क्या होता है कि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसके एंड्स के अक्रॉस भी जो है बढ़ना चालू कर देता है। मीन्स ओम्स लॉ कहता ये है कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना। मीन्स अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। यही होता है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, है ना। मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है। या दूसरे टर्म से मैं अगर बात करें कि अगर वोल्टेज बढ़ाया जाए तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। देखिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ऐसा भी हम लिख सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और हमने जो है फिजिक्स में एक नियम बना रखा है कि अगर हम जब भी जो है प्रोपोर्शनैलिटी, ये देखिए ये हमारा होता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन, अगर इसको हम हटाएंगे तो हमें जो है एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मीन्स एक कांस्टेंट को जो है लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद जो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है ना। तो ये जो कांस्टेंट हो गया ये हो गया आर इंटू आर का, आई के आई जो है वैसा का वैसे ही रह गया, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आर इंटू आई, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। V इज इक्वल टू आर आई, या हम इसको जो है V इज इक्वल टू आई आर से जो है हम याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो R है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर का जो है रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी हम आगे समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पर अभी याद ये रखिए कि ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड इसको जो है हम अलग अलग तरीके से जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस फॉर्मूले के। v इज इक्वल टू आर आई है तो हम r को क्या लिख सकते हैं? v अपॉन आई भी लिख सकते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को जरा देख लेते हैं। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वही चीज है कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, या फिर अगर हम करंट को अगर हम घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा, ठीक है। और क्या है कि करंट जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये करंट जो है डिनोमिनेटर में एंड रेजिस्टेंस जो है न्यूमरेटर में। मीन्स ये क्या है? करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है ना। मीन्स अगर करंट को जो है हाफ किया जाए तो रेजिस्टेंस जो है डबल हो जाएगा, या अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, है ना। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, बहुत ही मजेदार है। A simple electric circuit has a 24 volt and a resistor of 60 ohm. What will be current in the circuit? The resistance of a connecting wire is negligible. ठीक है। तो देखिए एक वायर है मेरे पास, ठीक है, जो कि कितने ओम का है? हमारा जो है 60 ओम का है, ठीक है। एंड इस वायर से जो है क्या जुड़ा हुआ है? 24 वोल्टेज बैटरी से जो है ये कनेक्ट है, ठीक है, 24 वोल्ट से। तो इसमें पूछा गया है कि ये सर्किट में जो है कितना करंट होगा, ये हमें बता दीजिए, ठीक है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला सीख के आया है क्या? V इज इक्वल टू आर आई, या हम सिंपली इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटरी कितने वोल्ट का लगाया था? 24 वोल्ट का लगाया था, तो यहाँ पर रख देंगे हम 24 वोल्ट। एंड कितने ओम का रेजिस्टेंस है? ये 60 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आर की जगह जो है हम 60 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको जो है इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आई को इधर ले आएंगे तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर बन गया। अब यहाँ पर आई मेरे को पता है कितना, सॉरी आई मुझे नहीं पता, इसे तो हमें कैलकुलेट करना है ना कि सर्किट में कितना करंट है, तो ये हमें आई नहीं पता। V हमें पता है 24 वोल्ट, तो यहाँ 24 रख देंगे। रेजिस्टेंस हमें पता है 60 वोल्ट, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह जो हम 60 रख देंगे। अब क्या करना? कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 इंटू आई इज इक्वल टू 24 बन गया। अब ये 60 को जो है इसके नीचे रख देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये 24 अपॉन में 60 हो जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर, है ना। मीन्स सर्किट में जो करंट होगा वो कितने एम्पियर का होगा? 0.4 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है।
अगर हम किसी सर्किट में जिसका कि रेजिस्टेंस है वो 60 ओम है और उसको अगर हम 24 वोल्ट से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट में जो करंट होगा वो कितना होगा 2.4 सॉरी 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए जो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे, अगर मुझे जो वोल्टेज एंड करंट के बीच में अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो वो कैसे बनेगा? देखिए, जब भी दो क्वांटिटी जो है आपस में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वो हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। एंड वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास करता है। देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है एंड पास कर रहा है ओरिजिन से। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बनता है। वोल्टेज एंड करंट के बीच जो है अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है एंड वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ के बारे में। चलिए, आगे क्या है, गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी अभी हमने पढ़ रखा है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था, पर वो जो है हमने कंडक्टिविटी के टर्म्स में पढ़ा था, है ना, कि मतलब कोई करंट कंडक्ट करेगा तो उसे हम कंडक्टर्स कह रहे थे, है ना, और अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा सब्सटेंस तो उसे हम इंसुलेटर्स कह रहे थे, है ना। यहाँ पर जो हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या रेजिस्टर्स पढ़ने वाले हैं वो हम रेजिस्टेंस के टर्म्स में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी हमने जो है रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनका जो है रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर। जैसे कॉपर हो गया, है ना, एल्यूमिनियम वायर हो गया, सिल्वर वायर हो गया, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, इसलिए जो इनको एक बहुत अच्छा कंडक्टर समझा जाता है। ठीक है, एंड ऐसे सब्सटेंस जिनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के मुकाबले थोड़ा सा हाई होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टर। ठीक है, एंड ऐसे सब्सटेंस जिनका बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स, है ना। तो हो गया समझ में कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड रेजिस्टर्स किसे कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनका रेजिस्टेंस काफी कम होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स, एंड ऐसे सब्सटेंस जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टर्स। ठीक है, एंड ऐसे सब्सटेंस जिनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है, इनफाइनाइटली हाई होता है, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर का वायर मैंने यूज किया है विच इज कंडक्टर। आगे देखते हैं, आगे क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, है ना। कंडक्टर्स को रेजिस्टेंस जो है, किसी कंडक्टर का जो है रेजिस्टेंस जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है इसके बारे में देखिए। अगर किसी कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा तो उसका जो है रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, मीन्स रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस, अगर किसी वायर की थिकनेस जो है कम है ना, तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। बट सॉरी, अगर किसी कंडक्टर का जो अगर एरिया है वो अगर कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर किसी कंडक्टर का थिकनेस जो है वो क्या है, कम है, सॉरी ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पतला सा वायर है एंड एक बहुत ही मोटा वायर है। ठीक है, तो ये जो मोटे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। ठीक है, बट जो पतले वाले का रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हमने लिखा भी है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर्स, कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड रेजिस्टेंस का जो, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर कोई वायर जो है थिक है, मोटा है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर किसी कंडक्टर का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस जो है वो पतला है, कम है, तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर इस दोनों इक्वेशन को जो अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, देखिए, इसको कंबाइन किए तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पर देखिए, अभी अभी हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने जो एक कांस्टेंट को जो इंट्रोड्यूस कर दिया जिसे हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रो। इस तरीके से कुछ जो है बना हुआ रहता है जिसे हम कहते हैं रो। ये पी नहीं है, ये रो एक सिंबल इसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है,
तो इसे हम कहते हैं रो। ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए, वे रो क्या है, रो इज ए कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। जिस तरीके से जब हम करंट इज डायरेक्टली वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कर रहे थे, तो वहां पर आर एक कांस्टेंट आया था जिसे हम कह रहे थे रेजिस्टेंस। उसी तरीके से जो है हम यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं रो। एंड इस रो को जो है हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, आगे जो है अगर हम देखिए रेजिस्टेंस बराबर ये लिख रहे थे, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर देखिए आर को जो है ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन में एल हो जाएगा। तो देखिए ये वही चीजें लिखा हुआ है, आर इंटू ए अपॉन में एल। आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट ओम होता है, अभी अभी हमने सीख क्या है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एंड लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, है ना। तो एक मीटर से जो है एक मीटर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये देखिए ओम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एंड रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस का मतलब होता यह है कि किसी कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है किस तरीके से फ्लो कर रहा है ना। मतलब कि किसी कंडक्टर में जो है, कोई कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर ज़्यादा अपोज कर रहा है, तो उसका हम उसे हम कहते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, और अगर कोई कंडक्टर जो है करंट को जो है कम अपोज कर रहा है ना, मतलब कि अच्छे से फ्लो हो रहा है, तो उस केस में हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है कम है। ठीक है, तो ये होता है रेजिस्टेंस बेसिकली। द एसआई यूनिट ऑफ ए रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया, डिराइव भी कर लिया कि किस तरीके से जो है इसकी यूनिट आती है। ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी, जिस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ एंड एरिया पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के लेंथ एंड एरिया पर डिपेंड करता है, उस तरीके से जो है रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी जो है लेंथ एंड थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता, मीन्स लेंथ एंड एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये जो है सिर्फ नेचर ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है कि मतलब कोई कंडक्टर जो है किस नेचर का, मतलब वो सिल्वर वायर है, कॉपर वायर है, या फिर एल्युमिनियम वायर है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये किसी लेंथ वगैरह पर डिपेंड नहीं करता, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। पर और ये किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि मतलब जो हमने कंडक्टर यूज कर रहे हैं वो किस नेचर का है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि कॉपर का जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 1.69 इंटू 10⁸ ओम मीटर। ठीक है, ये हो गया। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर वायर इज 1.69 इंटू 10⁸ ओम मीटर। इसका मतलब ये है कि इफ वी टेक ए रॉड ऑफ कॉपर वायर ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर ले, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम 1 मीटर स्क्वायर रखें, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम। ठीक है, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का बोलता हूँ कि रेजिस्टिविटी इतना है, जैसे कि कॉपर के केस में जो है रेजिस्टिविटी होती है कॉपर का, वो होता है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 मीटर का अगर मैं कॉपर वायर लूँ और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है 1 मीटर स्क्वायर रखूँ, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टिविटी के बारे में। सिल्वर मेटल जो होता है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, बट देखिए सिल्वर सिल्वर जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो बहुत अच्छा कंडक्टर तो होता है, बट सिल्वर जो होता है वो महंगा होता है। इस वजह से जो है हम सिल्वर वायर की बजाय जो है हम कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर को जो है हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये हो गया कॉपर वायर और ये हो गया एल्युमिनियम वायर। ठीक है, वी यूज कॉपर and aluminum wire for transmission of electricity because copper and aluminum have very low resistance। इनका भी रेजिस्टेंस जो होता है लो ही होता है, इस वजह से जो है इनका इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। अब देखिए कुछ जो है एलॉयज बनाए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं पहले। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स। ठीक है, जैसे कि जो है कुछ जो है एलॉयज बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंटाइन हो गया, मैंगनीन हो गया, क्रोमियम वायर हो गया, इन ये सारे वायर बनाए जाते हैं। इन वायर को क्यों बनाया जाता है? ताकि इनकी रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी जो है हाई किया जाए। और इनका जो है रेजिस्टिविटी हाई इसलिए किया जाता है सो डैट इनका जो है इस्तेमाल जो है आयरन आयरन में यूज किया जा सके, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज किया जा सके, हीटर में यूज किया जा सके, रूम हीटर में इस्तेमाल किया जा सके, वाटर हीटर में इस्तेमाल कर किया जा सके, हेयर ड्रायर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो है हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल यूज करते हैं, बनाते हैं, जिसका कि रजिस्टिविटी काफ़ी हाई हो। ठीक है, आगे हम समझने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि एलॉय का जो रजिस्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू जिस मेटल से जो है, जिन मेटल से वो बना हुआ है ना। जैसे कि हमारा मैंगनीन है ना। मैंगनीन जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ? कॉपर, मैंगनीज एंड निकल के मिक्सिंग से जो है मैंगनीन बना है, एलॉय बना है। बट ये जो मैंगनीन का जो रेजिस्टिविटी होती है वो 25 टाइम मोर होता है देन डेट ऑफ ए कॉपर। मतलब कॉपर का जितना भी हो उसका 25 गुना ज़्यादा होता है मैंगनीन का। तो समझ रहे हो ना कि रेजिस्टिविटी जो होती है एलॉय की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब देखिए कॉन्स्टेंटेन का जो रेजिस्टिविटी होती है वो कॉपर से जो है 30 टाइम्स ज़्यादा होता है, मीन्स 30 गुना जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कॉन्स्टेंटेन किसका एलॉय है? कॉपर एंड निकल का एलॉय है। ठीक है, क्रोमियम वायर जो कि इसके आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम किसका एलॉय है? क्रोमियम जो है निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन का एलॉय है। ठीक है, एंड इसका जो रेजिस्टिविटी है वो 60 टाइम्स मोर है, 60 गुना ज़्यादा है देन डेट ऑफ कॉपर वायर। मतलब कॉपर वायर का जितना भी हो उसका 60 टाइम्स। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए कि कॉपर वायर का जो है रेजिस्टिविटी 2 ओम मीटर है। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, बस जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, कि कॉपर वायर का जो रेजिस्टिविटी है वो 2 ओम मीटर है। ठीक है, तो क्रोमियम वायर का कितना हो जाएगा? 60 × 20 मीन्स 120 ओम मीटर। मीन्स अगर कॉपर वायर का अगर 2 ओम मीटर हुआ तो क्रोमियम वायर का हो जाएगा 120 ओम मीटर। तो समझ रहे हो ना कि रेजिस्टिविटी जो होती है एलॉय की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आगे क्या है? नाइक्रोम वायर। जैसा कि अभी हमने बताया कि नाइक्रोम वायर ही पढ़ने वाले हैं। नाइक्रोम वायर की जो है रेजिस्टिविटी जो है काफ़ी हाई होती है। ठीक है, और ये जो है हाई टेम्परेचर पर, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी जो है बर्न नहीं करते, जलते नहीं है, पिघलते नहीं है। ठीक है, तो नाइक्रोम क्योंकि जो है इनका जो है रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और ये हाई टेम्परेचर पर जो है बर्न भी नहीं होते। इस वजह से जो है इनका जो है नाइक्रोम वायर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हीटिंग एलिमेंट के तौर पर जो है किया जाता है। मीन्स जैसे कि आपने हीटर देखा होगा या इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा। ठीक है, या फिर आपने हेयर ड्रायर देखा होगा। तो इनमें जो कॉयल यूज होता है, देखिए जैसे कि हेयर ड्रायर में देखिए कुछ इस तरीके से जो है कॉयल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक आयरन में भी जो है यहाँ पर जो है यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक कॉयल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इन सब का जो है क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स को बनाने के लिए जो है नाइक्रोम वायर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये हीटिंग एलिमेंट के लिए जो है नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एंड सॉरी, ये जो है काफ़ी हाई टेम्परेचर पर भी जो है वन वर्न नहीं करते, जलते नहीं है, पिघलते नहीं है। एंड दूसरा ये कि इनका रेजिस्टेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू जो है सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होने वाले हैं। देखिए एक कॉपर वायर है 2 मीटर का, ये देखिए कॉपर वायर है 2 मीटर का। एंड इस कॉपर वायर का जो ये थिकनेस है, मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आप समझ सकते हैं, वो कितना है? 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। कितने लेंथ का वायर है ये? 2 मीटर का वायर है। ठीक है, एंड इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 × 10⁻²ओम। इसने मेरे से पूछा क्या है? पूछा है कि बता दीजिए कि इस कॉपर वायर का जो है रेजिस्टिविटी कितना होगा।
तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था कि रो बराबर क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन में एल, है ना, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से जो हम रेजिस्टिविटी जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ था कितना, 2 × 10⁻²Ω, बस यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस की जगह रख दीजिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ था, 1.7 × 10⁻⁶, बस एरिया की जगह यहाँ पर रख दीजिए। लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, तो यहाँ पर जो नीचे 2 मीटर रख दीजिए। बस इनको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद जो कुछ इस तरीके से जो है आंसर आ जाएगा, 1.7 × 10⁻⁸ मीटर। तो इस कॉपर वायर का जो रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा, 1.7 × 10⁻⁸ मीटर। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको ये रिलेशन जो है जरूर से याद होना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, बेसिकली ये देखिए हमने जो पढ़ाया तो है कि रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से जो है हम इस चैप्टर पूरे चैप्टर में जो है रेजिस्टेंस को जो है कुछ इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, बट एक्चुअली रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से नहीं दिखता है ना, हमें रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, वो हम सिर्फ सर्किट डायग्राम को जो इजीली बनाने के लिए, आसानी से जल्दी बनाने के लिए जो है हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को जो है हम कुछ इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली होता कुछ रेजिस्टेंस इस तरीके से। ठीक है, आपने जो है डिवाइसेस जितने भी टीवी, कूलर या फिर मोबाइल्स वगैरह में जो है रेजिस्टेंस आप इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो कंपोनेंट होते हैं अप्लायंसेज में, वो कुछ नहीं बल्कि रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो इन्हीं रेजिस्टेंस का जो हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं कि अगर हम इनको सीरीज में कंबाइन करें तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा उसके बारे में, है ना। और अगर इनको जो है पैरेलली जोड़ा जाए और उसके बाद अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो कितना होगा, तो उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो रेजिस्टेंस को जो हम कंबाइन दो तरीके से कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि अगर एक रेजिस्टेंस एंड दो रेजिस्ट दूसरा रेजिस्टेंस को एंड टू एंड जोड़ दे, है ना, तो उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, एंड एक रेजिस्टेंस एंड दूसरे रेजिस्टेंस जो है आपस में जो देखिए कुछ इस तरीके से जो है जुड़े हुए एंड टू एंड, है ना, इसका एक एंड इसका एक एंड दोनों आपस में जुड़ के, फिर इसका ये वाला एंड इस रेजिस्टेंस के तीसरे एंड के रेजिस्टेंस से जो है जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो या तीन बनाने से हो गया, कितने भी हो सकते हैं, 2 4 5 6 10 12 18 कितने भी। तो दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड कॉन्जिक्यूटिवली, है ना, एक के बाद एक रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ते हैं एंड टू एंड, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर मुझे जो है ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो तो वह कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो जितने भी रेजिस्टेंस है उन रेजिस्टेंस का सम ही जो है ओवरऑल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो तीन रेजिस्टेंस आपस में जो है सीरीज में कंबाइन है, तो अगर मुझे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, तो इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, तीनों का रेजिस्टेंस जो है हम सम कर देंगे तो वही जो है मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद करेंगे कि अगर कोई जो है बहुत सारे रेजिस्टेंस जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर तीन है इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा हुआ है, अगर चार होते हैं तो R1 R2 R3 प्लस R4 हो जाते हैं, उसी तरीके से सो ऑन, है ना, जितने रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतने रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर ऐड करते जाना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तभी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है एंड 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड ये आपस में जो है सीरीज में कंबाइन है विद द हेल्प ऑफ 20 वोल्ट बैटरी। 20 वोल्ट बैटरी के हेल्प से जो है ये आपस में कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रेजिस्टेंस 6 ओम का कनेक्ट है 4 ओम से, एंड इसके अक्रॉस जो है 20 वोल्ट जो है अप्लाई किया गया है। तो इसने पूछा गया कि बताइए कि सर्किट में जो है कितना करंट, मतलब यहाँ पर जो है सर्किट में जो है कितना करंट फ्लो करेगा
एंड ये बताइए कि 6 वोल्ट के 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है कितना वोल्टेज होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये भी आप बताइए। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे वोल्टेज पता करना है तो सबसे पहले जो है आपको जो है ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, क्योंकि रेजिस्टेंस सर्किट का पता होगा तभी तो आप वोल्टेज कैलकुलेट कर पाओगे ना। सॉरी, वोल्टेज तो आपको पता है तभी तो आप यहाँ पर जो है करंट कैलकुलेट कर पाओगे ना, क्योंकि देखिए वोल्टेज आपको गिवन है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस कहीं से पता हो जाए तो आप आसानी से जो है करंट कैलकुलेट कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर जो है अब मेरा मेन फोकस होना चाहिए रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने हैं, दो, एंड दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है आपस में जो है एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, देखिए इसका एक एंड दूसरे का एंड आपस में कनेक्टेड है ना। तो इस तरीके से जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो मैंने बताया था कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस जो है कंबाइन हो तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, मीन्स इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितने ओम का रेजिस्टेंस था, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। इनको जो आपस में कंबाइन कर दीजिए तो R इज इक्वल टू R1 हो गया 6 ओम का, R2 हो गया 4 ओम का, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 10 ओम, मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम के बराबर हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर ये रिलेशन लगा दीजिए, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर को उधर ही रहने दीजिए एंड आई को इधर कर दीजिए, तो ये जगह V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, एंड वोल्टेज आपको पता ही है एंड रेजिस्टेंस आपको पता ही है 10 ओम। बस यहाँ पर जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इज इक्वल टू 10 आई हो जाएगा, एंड आई को इधर ही रहने दीजिए एंड 10 को जो है इधर डिवाइड में कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 20/10 विच इज इक्वल टू 2, है ना। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा कितने का फ्लो हो रहा होगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, इसने ये भी पूछा कि बताइए 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है कितना वोल्टेज होगा, मीन्स अगर मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर अगर ऐड कर दिया तो ये कितना रीडिंग दिखाएगा, इसके बारे में भी आप बताइए। ठीक है, तो क्योंकि मुझे वोल्टेज पता करना है, रेजिस्टेंस मुझे पता है विच इज 6 ओम, एंड सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, देखिए करंट यहाँ पर जितना फ्लो हो रहा होगा उतना ही यहाँ पर भी फ्लो हो रहा होगा, वहीं यहाँ पर भी फ्लो हो रहा होगा, है ना। तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो बस यहाँ पर ये रिलेशन लगा दीजिए, V इज इक्वल टू आई आर, वेर आई इज इक्वल टू 2 ओम 2 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज 6 ओम, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, मतलब कि अगर मैं इसके अक्रॉस जो है वोल्ट मीटर अगर ऐड कर दूं इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो जो रीडिंग शो करेगा वो 12 वोल्ट का शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे देखते हैं, आगे क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हम देखेंगे कि अगर जो है दो या दो रेजिस्टेंस को जो है दो पॉइंट के अक्रॉस, दो पॉइंट के बीट बिटवीन, दो पॉइंट के बीच में अगर हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को जो है क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन कहलाता है उसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये देखिए ए एंड बी के बीच में ही ये रेजिस्टेंस कंबाइन है, ये भी ए एंड बी के बीच में ही है, एंड तीसरा रेजिस्टेंस भी ए एंड बी के बीच में ही है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ तीन ही रेजिस्टेंस, ऐसा हो सकता है मैंने एक और कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, है ना, ये नीचे से भी कनेक्ट कर दिया, है ना। तो इनका जो रेजिस्टेंस है, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस जो होते हैं दो पॉइंट के बीच में जो है क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ए एंड बी पॉइंट है, एंड इन दो पॉइंट के अक्रॉस जो होता है, इन दो पॉइंट के बीच में जो है ये रेजिस्टेंस जो है बहुत सारे कनेक्टेड है, जिसे हम कह रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका जो है ओवरऑल अगर मुझे रेजिस्टेंस पता करना है तो वो कैसे करेंगे, जैसा कि अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट किया, उसी तरीके से अगर हम मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मान लेते हैं कि आर, तो ये जो आर होगा तो मुझे जो है 1/R लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करना पड़ेगा। मीन्स आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो रेसिप्रोकल होगा, पहली बात तो 1/R लिखेंगे, वो कितने के बराबर होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ
पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उनका सभी का क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, एंड रेसिप्रोकल का सम ही जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जहां पर क्या है कि तीन रेजिस्टेंस है, एक 7.2 ओम का है, 8 ओम का एंड 12 ओम का। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है पैरेलल कनेक्ट है। कैसे पता चला कि ये पैरेलल कनेक्ट है, देखिए क्योंकि ये मान लीजिए कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ए एंड बी पॉइंट के बिटवीन ये 8 ओम का भी रेजिस्टेंस है, एंड ए एंड बी के बीच जो है ये 12 ओम का भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट। अच्छा, तो इस अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो अभी अभी मैंने बताया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखने के लिए क्या करते हैं, सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल करते हैं, देन उनका सम करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दो रेजिस्टेंस है तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 और 2 लिखना चाहिए था। तो 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। R1 मुझे दिया हुआ 8 ओम एंड R2 दिया हुआ मुझे 12 ओम। सॉरी, यहाँ पर R2 एंड R3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ओम हो जाएगा R2 एंड 12 ओम जो हो जाएगा वो R3 हो जाएगा। बस यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। तो यहाँ पर 8 हो गया, 12 हो गया, यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये हो गया 24, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में 2, इनको सम कर दिया तो 3 + 2 5 हो गया, एंड यहाँ पर अपॉन में 24 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए एंड इसको डिवाइड कर दीजिए, क्रिस क्रॉस करना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर r इज इक्वल टू 24/5 हो गया, और इसको अगर हमने डिवाइड किया 24 को 5 से तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 4.8 ओम। मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, आप इसको जो है कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। मतलब इस कॉम्बिनेशन को जो है, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया इस कॉम्बिनेशन का, वो कितना आया, 4.8 ओम। हमने यहाँ पर अभी देख भी लिया, ठीक है। तो इसका अब देखिए आप यहाँ पर कि एक रेजिस्टेंस ये है एंड एक रेजिस्टेंस ये है। ये देख सकते हैं कि ये एंड टू एंड जुड़े हुए, मीन्स अब ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या सीखा था कि रेजिस्टेंस जो है एंड टू एंड जुड़े हुए रहते हैं, और यहाँ पर देख देख भी रहे हो कि इसका एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस का एंड के साथ जो है जुड़ा हुआ है, तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते थे, सारे रेजिस्टेंस का सम के बराबर ही जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था, क्योंकि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 7.2 ओम का एंड 4.8 ओम का, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो इनका सम के बराबर हो जाएगा। तो 7.2 प्लस में 4.8, ये कितने का बराबर हो गया, 12 ओम के बराबर हो गया। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है वो कितने ओम के बराबर है, 12 ओम के बराबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट कैलकुलेट हो गया कि इसने पूछा था कि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब इस पूरे सर्किट का जो है रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कितना हो गया भाई, ये 12 ओम हो गया, ठीक है। अब इसने पूछा अगला सवाल कि बताइए कि टोटल करंट कितना होगा इस सर्किट के अंदर, है ना, मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, ये कैलकुलेट कीजिए। इसको भी कर लेते हैं, देखते हैं आगे। आगे जो हमने जो ओम्स लॉ में पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, तो वहां से हम लिख सकते हैं V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज मुझे पता ही है 12 वोल्ट, है ना, एंड रेजिस्टेंस मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया, इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो है मैंने रेजिस्टेंस अभी कैलकुलेट किया, कितना आया 12, है ना। तो इसको 12 हमने यहाँ पर रख दिया, बस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 i इज इक्वल टू 6 हो गया, एंड आई को इधर ही रहने दिया, 12 को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो 6/12 विच इज 1/2, 6 से डिवाइड कर दिया ना, 6 1 6, 6 2 12, है ना। तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। तो करंट जो हो गया सर्किट में वो कितना हो गया, 0.5 एम्पियर, है ना। तो सर्किट में जो करंट हो गया वो हो गया 0.5 ओम। जो हो गया सेकंड पार्ट कैलकुलेट हो गया। अब तीसरे पार्ट में उसने क्या बोला था वो भी देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है कितना पोटेंशियल होगा वो आपको कैलकुलेट करना है ना। कर लेते हैं इसको भी। इसमें क्या है, देखिए आपको करंट तो पता चल ही गया 0.5 एम्पियर, मतलब जितना यहाँ करंट फ्लो हो रहा होगा उतना ही यहाँ पर भी फ्लो हो रहा होगा, है ना।
तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 7.2, बस यहाँ पर 7.2 रख दीजिए। एंड करंट इस रेजिस्टेंस से कितना फ्लो हो रहा है 0.5 फ्लो हो रहा है। तो बस इसको जो है आपस में जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7.2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 3.6 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज 3.6 के बराबर। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से के क्वेश्चन जो है बहुत ही काफ़ी जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना होगा, तभी आप जो है आगे कुछ कर पाओगे, है ना, आगे कोई इस चैप्टर के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाओगे। तो बड़ा ही ध्यान से देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, है ना, मतलब कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, है ना, फ्रिज हो गया, ये सारे जो है किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमारे जो अप्लाइंसेज है हमारे घरों में वो अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसके क्या नुकसान है, क्या डिसवांटेज है उसके बारे में। ठीक है, देखिए इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, किसी कारण किसी डिफेक्ट के कारण जो कोई अप्लायंसेज अगर काम करना बंद कर देता है तो जितने भी बाकी अप्लायंसेज होंगे सीरीज में कनेक्टेड, जितने भी अप्लायंसेज होंगे अलग, वो सारे के सारे जो है वर्क करना बंद कर देंगे। मीन्स देखिए मान लीजिए कि ये मेरा हो गया बल्ब, ये हो गया मेरा फैन, ठीक है, ये हो गया मेरा फ्रिज, ठीक है, और ये मान लीजिए कि मेरा वॉशिंग मशीन है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो सीरीज में जो इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से जो है सोर्स से जो है कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है, एंड मान लीजिए कि जो हमारे जो बल्ब था, ये बल्ब जो है अचानक जो है फ्यूज हो जाए, मतलब खराब हो जाए, तो इसके बाद क्या होगा, अगर ये फ्यूज हो गया तो ये सर्किट तो यहाँ से ओपन हो गया, है ना, अगर ये ओपन हो गया तो ये इन सब के पास जो करंट पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर करंट पहुंच नहीं पाएगा तो ये सारे जो वर्क करना बंद कर देंगे। तो इसका सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि अगर आप जो है अप्लायंसेस को जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो अगर एक भी अप्लायंसेस अगर खराब हुआ तो बाकी के जितने भी अप्लायंसेस इससे कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे वर्क करना स्टॉप कर देंगे। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर सीरीज सर्किट में होता क्या है कि सभी अप्लायंसेस के पास पास जो होता है सिर्फ एक ही स्विच होता है, मतलब कि हर एक अप्लायंसेस के लिए जो है अलग अलग स्विच नहीं होता है, जिसके कारण जो हम अलग अलग अप्लायंसेस को जो है अलग अलग तरीके से जो है ऑन ऑफ नहीं कर सकते, मतलब सेपरेटली अलग से जो है हम किसी अप्लायंसेस को जो है ऑन ऑफ नहीं कर सकते। मतलब अगर एक अप्लायंसेस बंद हुआ तो सारे के सारे अप्लायंसेस इसमें बंद हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है कि हर एक अप्लायंसेस जो होता है वो 220 वोल्ट नहीं क्या करता है पाता है, मतलब उसके पास जो 220 वोल्टेज जो होता है नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ये जो होता है वोल्टेज जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो सोर्स मैंने लगाया है वो 220 वोल्ट का लगाया है। ठीक है, तो ये जो 220 वोल्ट है वो सभी अप्लायंसेस के पास जो है 220 वोल्ट नहीं पहुंचता है, ये सारे के सारे वोल्टेज होते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अप्लायंसेस के बीच में। ठीक है, एंड चौथा पॉइंट क्या है कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर चार अप्लायंसेस कनेक्टेड थे, इनका अगर मैं ओवरऑल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस एंड इसका रेजिस्टेंस, सभी का रेजिस्टेंस जो है सम हो जाएगा, और सम होकर जो है बड़ा रेजिस्टेंस बना लेंगे, और जिसके कारण जो यहाँ पर जो है करंट जो है अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो इस तरीके से जो है करंट का समस्या आ रहा है। दूसरा, हर एक अप्लायंसेज को जो है सेपरेटली जो है ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ये दूसरा समस्या हो गया। तीसरा कि अगर एक भी अप्लायंसेज अगर ऑफ हो गया किसी डिफेक्ट के कारण तो सारे के सारे अप्लायंसेज जो है वर्किंग करना स्टॉप कर देंगे। चौथा पॉइंट ये है कि अगर इन सारे अप्लायंसेज को जो सीरीज में कनेक्ट करके किसी सोर्स से जो है, अगर मान लीजिए कि 220 वोल्ट सोर्स से जो कनेक्ट करते हैं तो हर एक अप्लायंसेज के पास जो है 220 वोल्ट नहीं पहुंचता है, ये जो वोल्टेज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किनके बीच में, ये अप्लायंसेज के बीच में, है ना। तो ये कुछ जो है डिसएडवांटेज है अगर हमने जो है सीरीज सीरीज में जो है इन अप्लायंसेज को जो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन सभी को जो है पैरेलल कनेक्ट करें तो क्या होता है उसके बारे में देखिए। अगर हम पैरेलल सर्किट अगर बनाए, हम डोमेस्टिक वायरिंग में जो है हम पैरेलल सर्किट का यूज करें तो उसके क्या फायदे हैं, एडवांटेज है उसके बारे में। ठीक है, वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, तो इसमें क्या हो गया, अदर
अप्लायंसेज जो अप्लायंसेज जो होंगे वो वर्क करेंगे, उनको कोई भी प्रकार का जो है समस्या नहीं आएगा। पर सीरीज में क्या हो रहा था कि अगर एक भी अप्लायंसेज स्टॉप हो रहा था तो सारे के सारे जो है वर्किंग करना जो है स्टॉप कर दे रहे थे। बट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता, अगर एक अप्लायंसेज अगर स्टॉप हो रहा है तो बाकी के अप्लायंसेज जो ऑटोमेटिकली करे चलेंगे। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो है ईच अप्लायंसेज हैज इट्स ओन स्विच, हर एक अप्लायंसेज के पास जो होता है अपना खुद का जो एक स्विच होता है। इनको अलग तरीके से मतलब सेपरेटली जो है ऑन ऑफ जो है कर सकते हैं हर अप्लायंसेज के केस में, ठीक है। बट सीरीज के केस में क्या हो रहा था कि अगर एक भी, पहली बात तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एक स्विच ही सिर्फ यूज कर पा रहे थे, और अगर एक स्विच ही यूज कर पा रहे थे तो अगर एक अगर ऑन किया तो सारे के सारे चलना चालू कर देंगे, और अगर मैंने बंद कर दिया तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। बट यहाँ पर एडवांटेज ये है कि अगर हम पैरेलल वायरिंग करते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि हर एक अप्लायंसेज को जो है अपना खुद का जो है एक स्विच मिलता है, जिसके कारण जो ये सेपरेटली जो है ऑन ऑफ हो सकते हैं, है ना। तो ये दूसरा बड़ा ही अच्छा हो गया। तीसरा क्या है कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि हर एक अप्लायंसेज जो होता है वो सेम वोल्टेज पाता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जो है 220 वोल्ट से जो है सारे अप्लायंस, सबसे पहले अब सारे अप्लायंसेस को जो है पैरेलली कनेक्ट कर दिया, एंड कनेक्ट करके जो उनको जो है 220 वोल्ट सोर्स से जो कनेक्ट कर दिया। तो इनमें जो क्या होता है कि हर एक अप्लायंस जो जो होता है वो 220 वोल्ट ही जो है सबको जो है मिलता है। बट सीरीज के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, वोल्टेज जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था अप्लायंसेस के बीच में, जिसके कारण जो है हर एक वोल्टेज को जो है जितना सोर्स का वोल्टेज है उतना नहीं मिल पा रहा था। बट यहाँ पर जो है जितना सोर्स का वोल्टेज होता है, जितना सोर्स जो है वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है उतना का उतना पूरा का पूरा जो है हर एक अप्लायंसेस को यहाँ पर मिलता है। चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम अप्लायंसेस को जो है पैरेलली कनेक्ट करते हैं, मीन्स अगर हम डोमेस्टिक वायरिंग जो है पैरेलली करते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है ना। बट सीरीज के केस में क्या हो रहा था कि सारे के सारे सम हो रहे थे ना, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस जो होता था वो बढ़ रहा था। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वह पढ़ लेते हैं, व्हेन इन ए पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज then the overall resistance of the household circuit is reduced due to which the current from the power supply is high। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले रेजिस्टेंस तो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है करंट बढ़ जाता है ना। वहां पर हमने ओम्स लॉ में देखा था कि करंट जो होता है रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है कम हो गया, इस वजह से करंट जो है बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है हम, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पैरेलल वायरिंग में जो है बहुत ही ज्यादा फायदा है। पहला फायदा ये है कि हम जो है अगर एक अप्लायंसेज हमारा घर का अगर खराब हो जाता है तो बाकी के अप्लायंसेज जो है ऑटोमेटिकली चलते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई जो है अफेक्ट नहीं होता है ना डिफेक्टेड अप्लायंसेज से। दूसरा ये कि हर एक अप्लायंसेज को जो है इंडिविजुअली जो है हम स्विच दे सकते हैं, स्विच देकर जो है हम ऑन ऑफ सेपरेटली कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि जितना सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है उतना वोल्टेज जो हर एक अप्लायंसेस को मिलता है, ये तीसरा फायदा होगा। चौथा फायदा ये है कि अगर हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग में तो फायदा ये होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है ओवरऑल वो रिड्यूस हो जाता है ना। एंड रिड्यूस होने के कारण जो है करंट जो है बढ़ जाता है अप्लायंसेज में, जिसके कारण जो अच्छे से वो अप्लायंसेज जो वर्क करता है। तो यहाँ से हम ये सीखे कि पैरेलल सर्किट्स जो होते हैं वो बहुत ही फायदेमंद है, पैरेलल वायरिंग बहुत ही अच्छा है। तो इस वजह से जो हमारे घरों में जो वायरिंग किया हुआ रहता है, मतलब जो बल्ब, फ्रिज, है ना, फैन, ट्यूबलाइट्स, बल्ब, ये सब जो होते हैं ये पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। मतलब हमारे घरों में जो डोमेस्टिक घरों में हम सब के घरों में जो वायरिंग किया हुआ रहता है वो पैरेलल वायरिंग किया रहता है, क्योंकि ये सारे इतने सारे फायदे हैं ना इस वजह से। ठीक है, तो हमारे घर में जो वायरिंग किया हुआ रहता है वो पैरेलल वायरिंग किया हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ने जो है कितना वर्क डन किया पर यूनिट टाइम, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, और यूनिट अगर देख लेते हैं तो यूनिट क्या हो गया, वॉट, इसे जो है हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो अभी अभी हमने पावर समझा, ये इस फॉर्मूले का जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये जो फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है क्वेश्चन में वो इसका होता है,
इसका होता है एंड इसका होता है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। इसको याद कर लेंगे तो इसको जो अपने आप ही हम इसको डेराइव कर सकते हैं। देखिए पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, एंड ओम्स लॉ से वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो वी की जगह जो आई आर अगर हमने रखा तो यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, आई 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 स्क्वायर बन गया और इंटू में आर, तो यहाँ पर हो गया आई स्क्वायर आर, दैट इज ये रहा फॉर्मूला, है ना। और अगर इस फॉर्मूले को डिराइव करना है तो इस करंट की जगह हम क्या ले सकते हैं, ओम्स लॉ से होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, है ना। तो I की जगह हम क्या ले सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं V अपॉन में R लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हमने V अपॉन में R रखा तो V इंटू वी स्क्वायर हो गया अपॉन में R, तो यहाँ पर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R, है ना। तो इस फॉर्मूले से जो है हम क्या इसको भी डेराइव कर सकते हैं एंड इसको भी डेराइव कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये याद हुआ तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, एंड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों याद करेंगे हम सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन है जहां पर जो है पी इज इक्वल टू वी इंटू आई का जो है इस्तेमाल होगा, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या है, व्हाट विल बी द करंट ड्राउन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 220 वॉट, है ना। मतलब ये देखिए एक बल्ब है जो कि 40 वॉट का है, इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जो कि कितना वोल्ट का है, 220 वोल्ट का है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये बल्ब जो है इस बैटरी से जो कितना करंट ड्रॉ करेगा, कितना करंट जो खींचेगा, इसके बारे में आप बताइए हमें, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, वोल्टेज मुझे पता ही है 220 वोल्ट है, एंड कितने वोल्ट की बल्ब है, ये 40 वोल्ट की बल्ब है। तो यहाँ पर 40 पावर की जगह मैंने 40 रख दिया, वोल्टेज की जगह 220 रख दिया, तो 40 अपॉन में 20 इज इक्वल टू आई हो गया। तो 40 अपॉन में 220, इसको अगर हमने डिवाइड किया तो ये 0 से 0 कट गया, एंड 2 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो 2 2 4, एंड यहाँ पर 11 हो गया, एंड 2 को जो है अगर हमने 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है 0.18 एम्पियर आ जाएगा। मीन्स ये जो बल्ब जो 40 वोल्ट का बल्ब है वो 220 वोल्ट से जो है 0.18 एम्पियर करंट जो है ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है जहां पर जो है पावर का जो है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, विच इज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, ठीक है। देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, मतलब कि एक बल्ब है जो कि 100 वॉट का है एंड ऑपरेट होता है 220 वोल्ट पे, ठीक है। इसको जो है ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट की बैटरी से। तो बताइए कि कितना जो है पावर जो है कंज्यूम करेगा, इसके बारे में बताइए। देखिए एक बल्ब है जो कि 100 वॉट का है, इसको जो है 110 वोल्ट की बैटरी से जो है कनेक्ट किया गया है। अब मेरे से ये पूछा गया है कि बल्ब जो है कितना पावर कंज्यूम करेगा, इसके बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो इस बल्ब का जो है रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो इस रेजिस्टेंस का जो यूज हो रहा है ना। एक बार रेजिस्टेंस निकाल लिए तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा, है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए पावर कितना है इस बल्ब का, 100 वॉट है, तो मैंने यहाँ पर 100 रख दिया, एंड वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज, वोल्टेज इसके ऊपर रखा हुआ। तो यहाँ से जो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पावर 100 हो गया एंड वोल्ट हो गया 220 का स्क्वायर, है ना। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन में 100, और इसको अगर हमने डिवाइड किया तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, एंड यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। तो 22 इंटू 22 कितना होता है 484 ओम हो गया। मीन्स इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस हो गया वो 448 ओम हो गया, है ना। अब देखिए अब क्योंकि मैंने जो इस बल्ब को जो है 110 वोल्टेज से पर जो है ऑपरेट किया गया है, तो उस टाइम पर मेरे से पूछा गया कि ये बल्ब जो है कितना पावर कंज्यूम करेगा, है ना। ये यहाँ पर तो बेसिकली मैंने इस फॉर्मूले का इसलिए इस्तेमाल किया हूँ ताकि जो मैं यहाँ से जो है रेजिस्टेंस निकाल सकूँ, है ना। अब मेरे को क्या करना है, अब जो है मेरा जो है असली क्वेश्चन आया है यहाँ से जहां पर क्या किया गया है कि 110 वोल्ट की बैटरी यूज किया गया है इस बल्ब को जलाने के लिए। तो ये हमसे ये पूछा गया है कि ये बल्ब जो है ये बैटरी से जो है कितना पावर जो है कंज्यूम करेगा, इसके बारे में इसने पूछा है ना। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है, एंड वोल्टेज मेरे को कितना दिया हुआ है 110 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर 110 वोल्ट का स्क्वायर रख देंगे, एंड रेजिस्टेंस मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया 484 ओम, उसको न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर में रख देंगे तो 110 इंटू 110 अपॉन में 484। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इससे तो ये कट पिट कर जो है 25 वोल्ट के 25 वाट के बराबर आ जाएगा। मीन्स ये जो बल्ब है इस बैटरी से जो है 25 वाट का एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा, पावर जो है कंज्यूम करेगा, है ना। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है उसके बारे में देखिए। इलेक्ट्रिक पावर क्या था, इलेक्ट्रिक पावर था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट ने कितना वर्क किया अपॉन में टाइम टेकन, कितने टाइम के लिए ये वर्क किया, है ना। ये होता था पावर का फॉर्मूला। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना वर्क डन इलेक्ट्रिसिटी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जितना वर्क डन करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी तो कंज्यूम होगा ना, है ना। जितना इलेक्ट्रिक जैसे देखिए ये बल्ब है ना। ये बल्ब जो है, बल्ब को अगर मैंने बैटरी से कनेक्ट किया तभी तो ये बल्ब जलेगा ना, अदरवाइज नहीं जलेगा, है ना। तो अगर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना। एनर्जी कंज्यूम करेगा और एनर्जी कंज्यूम कर कर जो है ये लाइट एमिट करेगा, है ना। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहा है कि अगर जितना इलेक्ट्रिसिटी ने जो है वर्क डन किया उतना ही जो है ये बल्ब जो है एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना। तो वर्क डन बराबर मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कंज्यूम बाय अप्लायंसेस, ये लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बराबर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड के बराबर। तो इस वर्क डन के बराबर की जगह जो है मैं ये लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको जो इससे मल्टीप्लाई किया तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू पी इंटू टाइम। मीन्स E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड P इज ए पावर एंड T इज ए टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो वो क्या होगा, यूनिट देखिए हम डेराइव कर सकते हैं। देखिए पावर की यूनिट अभी मैंने क्या बताया, वॉट। तो वॉट हो गया डब्ल्यू एट, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड टाइम की यूनिट क्या होती है, आर, है ना। तो ये हो गया वॉट आर, वॉट आर ये हो गया यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। जूल जो है वो ऐसा यूनिट है, बट इसको जो हम कमर्शियली यूनिट जो है जहाँ पर जो मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह में जो यूनिट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो है वॉट आर। या हमें हमारे घरों में जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है वो वॉट आर में ही आती है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट यूज की जाती है वो वॉट आर में ही की जाती है। ठीक है। बट इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होता है, क्योंकि ये एनर्जी है एंड किसी भी एनर्जी की यूनिट जो होती है वो जूल ही होती है। ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। आगे देखते हैं, आगे क्या है, डिफाइंड 1 वॉट आर। 1 वॉट आर किसे कहेंगे इसके बारे में देखिए। देखिए मान लीजिए कि बल्ब है, ठीक है, क्या है ये, बल्ब है। और अगर ये बल्ब जो है 1 घंटे के लिए चलाया जाए, इस बल्ब को जो है 1 घंटे के लिए चलाया जाए और ये जो है 1 वॉट पावर जो है एनर्जी कंज्यूम करता है, क्या करता है, एक एक वॉट पावर जो है एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा उसे क्या कहेंगे, 1 वॉट आर कहेंगे, है ना। देखिए फिर से समझ लीजिए कि 1 वॉट आर का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 वॉट पावर का कोई अप्लायंसेस है और उसको 1 आर के लिए जो है एनर्जी सप्लाई किया जाता है, तो ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा ये बल्ब, उसी को हम कहेंगे 1 वॉट आर। ठीक है। देखिए एक बार पढ़ भी लेते हैं। 1 वॉट आर का मतलब क्या होता है, 1 वॉट आर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 1 वॉट पावर। 1 वॉट पावर का अप्लायंसेस को जो है अगर 1 आर के लिए 1 घंटे के लिए अगर यूज किया जाए, मतलब एनर्जी सप्लाई किया जाए, तो ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसी को हम कहते हैं 1 वॉट आर। ठीक है। तो ये हो गया 1 वॉट आर को डिफाइंड हमने कर दिया। अब देखिए 1 जूल का मतलब क्या हुआ, अगर 1 वॉट पावर का अगर मेरा कोई अप्लायंसेज है उसको 1 सेकंड के लिए, कितना, 1 सेकंड के लिए अगर एनर्जी कंज्यूम करवाया जाए तो ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम कहेंगे 1 जूल। यहाँ पर क्या है, 1 घंटे के लिए अगर 1 वॉट पावर अप्लायंसेज 1 घंटे के लिए चलाया जाए तो ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम कहते हैं 1 वॉट आर। और 1 जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर 1 वॉट पावर का अगर अप्लायंसेज को जो है
अ, चलाया जाए 1 सेकंड के लिए, तो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम कहते हैं 1 जूल। ठीक है, तो आई होप आपको 1 वॉट आवर एंड 1 जूल को जो है अच्छे से समझा पाया। देखिए, इसका कुछ दूसरा यूनिट भी होता है जिसे हम यूज करते हैं, क्या, किलोवाट। किलोवाट में भी जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो ये कितना, 360000 मीन्स 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के जो है बराबर होता है। मीन्स 1 किलोवाट जो होता है वो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, एक बार फिर से, 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा पावर के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। अब आगे देखते हैं। देखिए, हमारे घर घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंज्यूम करते हैं उसको जो है मेजर किया जाता है एक डिवाइस के द्वारा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मीटर, है ना। ये इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर हम सभी के घरों के बाहर जो है लगा हुआ रहता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जितना महीने में कंज्यूम होता है उसको जो है मेजर करता है, एंड फिर इसकी जो है हम बिल देते हैं, है ना। हम पैसा पे करते हैं जितना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, है ना। तो ये तो हम सभी ने जो है इस तरीके का डिवाइस देखा ही होगा, हम अपने घरों के सामने जो है बाहर जो है लगाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय द डिफरेंट अप्लायंसेज इज कैलकुलेटेड बाय ए डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक मीटर, है ना। मतलब अलग अलग अप्लायंसेज जो एनर्जी कंज्यूम किए हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किए हैं, उसको जो है कैलकुलेट करने में जो है यूज किया जाता है इस डिवाइस का। ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है जहां पर जो आपको एनर्जी के बारे में पूरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, एक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर कितना है, 350 वॉट, मतलब कि 350 वॉट पावर का जो है एक रेफ्रिजरेटर है, उसको जो है एक दिन में जो है 10 घंटे चलाया जाता है। ठीक है, और, है ना, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए 1 मंथ, मतलब 30 दिन का एक मंथ होता है ना, तो उसमें जो है बताना है कि ये कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसका कॉस्ट बताना है। अगर 1 किलोवाट आवर का जो पैसा लग रहा है वो 3.40 रुपये लग रहा है, मतलब कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट जो है वो 3.40 लग रहा है, रुपए लग रहा है। तो आप बताइए कि अगर इसको जो 30 दिन अगर मैं चलाऊं इस रेफ्रिजरेटर को जिसका पावर है 350 वॉट, और एक दिन में जो ये 10 घंटे चलता है, तो बताइए 30 दिन में जो है कितना कॉस्ट बना देगा, इसके बारे में बताइए आप, है ना। तो देखिए, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला भी अभी हमने सीखा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी अभी हमने फॉर्मूला सीखा, क्या सीखा, ई इज इक्वल टू पी इंटू टी, यही सीखा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यही सीखा हमने। ठीक है, पावर तो मुझे गिवन है, पावर तो मुझे गिवन है, बट यहाँ पर टाइम जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं उसे भी कैलकुलेट। अब क्योंकि जो है हमारा जो यूनिट जो दिया हुआ है वो किलो वॉट में दिया हुआ है, तो हमें जो ये वॉट में ना कैलकुलेट करके जो है हमें किलो वॉट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, अब ये 350 किलो वॉट है, सॉरी 350 वॉट है, तो इसको जो किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलो वॉट जो होता है वो 1000 वॉट के बराबर होता है, इस वजह से जो है हम यहाँ पर जो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0.35 जो है ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या होता है कि इसको जो 30 दिन जो है इसको चलाया जाता है, और एक दिन में जो है 10 घंटे चलाया जाता है, तो 30 दिन में जो है कितने घंटे चल जाएगा, ये एक दिन में अगर 10, तो 30 दिन में 30 इंटू 10, तो 30 इंटू 10 ही हो गया 300 आर, मतलब कि 300 घंटे यहाँ पर टाइम आ गया, है ना। तो मेरे पास अब टाइम भी आ गया, पावर भी आ गया, बस यहाँ पर रख दीजिए। पावर हो जाएगा 0.35, एंड कितने घंटे चला, तो 300 घंटे चला, तो यहाँ पर 300 घंटे रख दीजिए। तो यहाँ पर जो यूनिट बन जाएगा किलोवाट में, क्योंकि पावर जो है मेरा किलोवाट में एंड टाइम जो आर में है, तो ये यूनिट बन जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलोवाट आर। तो पूरा एनर्जी कितना हो जाएगा, 105 किलोवाट आर, है ना। तो 1 किलोवाट का जो कॉस्ट लग रहा है वो 3.440 लग रहा है, एक 1 किलोवाट का। तो 105 किलोवाट का कॉस्ट कितना हो जाएगा,
इतना 105 इंटू 3.40 हो जाएगा, मीन्स 3.4 हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है वो 3.4 है, तो 105 किलोवाट का कितना हो जाएगा, 105 इंटू 3.4 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर रख दीजिए, एंड ये जो कॉस्ट निकल के आया 357, ये मेरा क्या आ गया, एक महीने का जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। मीन्स मेरे को जो है एक महीने बाद जो है मुझे जो बिल पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 357 रुपये, है ना। 357 रुपये मीन्स 357 रुपीज़ मुझे जो है पे करने पड़ेंगे एक मंथ के बाद, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मैंने आई होप कि आपको जो अच्छे से समझाया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जरा उसको देख लेते हैं। व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर, जब हाई रेजिस्टेंस वायर से जो करंट पास करता है, जैसे क्या, जैसे कि नाइक्रोम वायर, हमने नाइक्रोम वायर के बारे में पीछे अभी अभी हमने पढ़ा। क्या होता है कि नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड हाई टेम्परेचर पे भी जो है ये मेल्ट नहीं होता है ना, यही हमने पढ़ा था। तो जब हम ये नाइक्रोम वायर जिसका कि हाई रेजिस्टेंस होता है, इनसे जब हम करंट पास करते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अब ये जो हीट प्रोड्यूस होता है कितना प्रोड्यूस होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसे हम कहते हैं H = I² × R × T, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हीट प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर, है ना। हाई रेजिस्टेंस वायर से जो है जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, जो हीट जो प्रोड्यूस होगा उसके लिए फॉर्मूला हो गया H = I² × R × T, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये बल्ब है, बल्ब में भी जो है ये जो यहाँ पर फिलामेंट बनाया जाता है, उस फिलामेंट में भी जो है फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब इन फिलामेंट से जो करंट पास होता है तो ये हॉट हो जाते हैं, एंड हॉट होने के कारण जो ये लाइट जो है एमिट करने लग जाते हैं, है ना। तो इस बल्ब में भी जो है कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट जो है यूज किया जाता है ना। ये जो यहाँ पर ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट भी जो है हाई रेजिस्टेंस वायर का बना हुआ रहता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ओ लाइट एमिट करता है जब इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है। और इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को जो है ये इस को जो है हम जूल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन के बारे में अब सीख लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का जो है हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। देखिए हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल कैटल में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल ओवन में यूज करते हैं, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स, है ना, पानी को गर्म करने के लिए रूम हीटर, कमरे को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं। इन सब को बनाने में जो है कहीं ना कहीं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखिए ये जो बल्ब का ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट भी जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही वर्क करता है, ठीक है। जब इनसे करंट पास होता है, इस बल्ब से जब करंट पास होता है तो ये फिलामेंट से पास होता है, जिसके कारण जो ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण जो ये लाइट एमिट जो है करने लगता है, जिसके कारण जो है रोशनी फैल जाती है कमरे में। उसी तरीके से देखिए ये जो हमारा आयरन है, इस आयरन में भी जो है एक हाई रेजिस्टेंस वायर का जो है एक इलेक्ट्रिकल कॉइल यहाँ पर जो है बनाया जाता है ना, जिससे जब करंट पास किया जाता है इस क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल आयरन से, तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो हमारा कपड़ा जो है प्रेस हो जाता है। अब रूम हीटर की बात करें तो रूम हीटर में भी जो है इसी तरीके का फिनोमेना होता है। इसमें भी जो है एक हाई रेजिस्टेंस वायर का जो है यूज किया जाता है, इनके कॉइल्स बने हुए रहते हैं। जब इन कॉइल से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है पास किया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के कारण जो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण जो हमारा रूम जो है गर्म रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, टंगस्टन। देखिए टंगस्टन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो ये टंगस्टन है, ये देखिए ये जो टंगस्टन है, इस टंगस्टन को बनाने के लिए जो ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट को बनाने के लिए जो हम हाई रेजिस्टेंस वायर का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है टंगस्टन, ठीक है।
उसी टंगस्टन के थ्रू जब हम करंट को पास करते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करता है जिसके कारण जो है ये लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनकी जो है, और हम टंगस्टन मेटल का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये हाई टेम्परेचर पर पिघलते नहीं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन द इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, है ना। हमारे जो जितने भी बोर्ड होते हैं उस बोर्ड में जो इस तरीके का जो है फ्यूज इस्तेमाल किया जाता है, इस फ्यूज में भी जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल होता है। देखिए जब हमारा करंट जो देखिए जब हमारा करंट जो है पास होता है इस फ्यूज से, और करंट जो है बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में जो हमारे घर में पास होता है, तो क्या होता है कि इसमें देखिए एक वायर यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट का जो है कॉपर वायर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, और जब हम करंट पास करते हैं तो ये जो कॉपर वायर है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और पिघल कर जो है मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारा घर का जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है, जिसके कारण जो है इससे आगे जो करंट फ्लो ही नहीं कर पाता। क्योंकि देखिए करंट कब फ्लो करेगा, करंट जब फ्लो करेगा जब हमारा जो क्लोज लूप बनेगा। अब जब हम इस फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं और जब हमारे घर के अंदर जो है बहुत ही हाई अमाउंट का जो है हाई इंटेंसिटी का जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करने लगता है, तो ये हमारा फ्यूज जो है इस वायर को जो है तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, एंड कम होने के कारण जो है ये ब्रेक हो जाता है, और हमारे जितने भी घर के अप्लायंसेज है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है ना, ये सारे जो है बच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया इस वीडियो में। पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने एक भी कॉन्सेप्ट जो है नहीं छोड़ा, हर एक चीज़ को डिटेल में समझाया है। आई होप आपको जो है पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपका क्या काम है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।